उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही अक्सर जहन में ताजमहल, वाराणसी के घाट या लखनऊ की तहजीब आती है। बिल्कुल। लेकिन इन सब के बीच ना एक और कहानी है जो नदियों में, झीलों में, दलदली जमीनों में छिपी है। ये कहानी है प्रदेश के उन अनमोल खजानों की जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है, जिन्हें हम रामसर साइट्स कहते हैं। जी। आज का हमारा मिशन सिर्फ इन 10 जगहों की लिस्ट रटना नहीं है, बल्कि उस कहानी को समझना है कि ये सिलसिला शुरू कहां से हुआ और कैसे पूर्वांचल की एक झील तक पहुंचा। और हर साइट को उसके जिले के साथ याद करने के लिए कुछ मजेदार ट्रिक्स भी होंगी और कुछ ऐसे तथ्य भी जो आसानी से नहीं मिलते। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रामसर शब्द सुनने में बड़ा संजीदा लगता है। आखिर है क्या ये, और किसी भी झील या नदी को ये तमगा मिलता कैसे? बिल्कुल। देखिए, रामसर असल में ईरान का एक शहर है। अच्छा, ईरान का? जी। बात 1971 की है, जब दुनिया के देशों को एहसास हुआ कि हमारी आर्द्र भूमियां यानी वेटलैंड्स जैसे झीलें, तालाब, दलदल वो तेजी से खत्म हो रही हैं। तो 2 फरवरी को इसी शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ कि हम सब मिलकर इन जरूरी जगहों को बचाएंगे। और इसीलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, तो ये एक तरह का ग्लोबल SOS था हमारी झीलों के लिए। लेकिन किसी जगह को रामसर साइट क्यों घोषित करते हैं? मतलब कोई खास वजह होती है? हाँ, इसके कुछ तय मापदंड हैं। ये सिर्फ खूबसूरती की बात नहीं है। अच्छा। जैसे क्या वो जगह किसी विलुप्त होती प्रजाति का घर है, या क्या वहां नियमित रूप से 20,000 से ज्यादा पानी के पक्षी आते हैं, या फिर क्या वो उस पूरे इलाके के पानी के सिस्टम को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। समझ गया। जब कोई जगह इन पैमानों पर खरी उतरती है, तब उसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि का दर्जा मिलता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो इस पैमाने पर उत्तर प्रदेश कहाँ खड़ा है? हमारे पास ऐसी कितनी जगहें हैं? उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर साइट्स हैं। 10? जी, 10। और इस संख्या के साथ हम पूरे भारत में दूसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर? पहले पर कौन है? सबसे ज्यादा साइट्स तमिलनाडु में है, वहां 18 से भी ज्यादा है। लेकिन 10 साइट्स होना भी हमारे प्रदेश की जैव विविधता का एक बड़ा सबूत है। ठीक है, तो नींव तैयार है, 10 साइट्स और हम दूसरे स्थान पर। अब यहां से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। चलिए एक एक करके इन 10 जगहों की कहानी में उतरते हैं। इसकी शुरुआत कहां से हुई? उत्तर प्रदेश में पहली बार यह सम्मान किस जगह को मिला? इसकी शुरुआत किसी शांत झील से नहीं हुई, बल्कि प्रदेश की जीवन रेखा गंगा नदी से ही हुई। गंगा नदी से? जी। हमारी पहली और सबसे पुरानी रामसर साइट है ऊपरी गंगा नदी। ऊपरी गंगा नदी? ये ब्रजघाट से लेकर नरौरा तक का हिस्सा है, जो बुलंदशहर और हापुड़ जैसे जिलों से गुजरता है। इसे 2005 में ये दर्जा दिया गया था। एक नदी का हिस्सा, ये थोड़ा अलग है। मतलब किसी झील को संरक्षित करने से ज्यादा मुश्किल होगा एक बहती नदी के हिस्से को बचाना। बिल्कुल, यही इसकी खासियत भी है और चुनौती भी। ये साइट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी की डॉल्फिन पाई जाती है। वाह, डॉल्फिन? जी। इसके अलावा घड़ियाल और मगरमच्छ भी हैं। ये सिर्फ एक नदी का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है। तो कहानी की शुरुआत ही डॉल्फिन के घर से हुई। अब नदी से आगे बढ़कर झीलों की दुनिया में आते हैं। मैंने सुना है कि कुछ साइट्स हमारे राजकीय पक्षी सारस के लिए बहुत खास हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। और इस कड़ी में सबसे बड़ा नाम है सरसई नावर झील का, जो इटावा में है। सरसई और इटावा, इसे याद रखने की कोई ट्रिक है? एक मजेदार ट्रिक है। बताइए। सर ईट मत मारो। सर ईट मत मारो। यहाँ सर से सरसई और ईट से इटावा का कनेक्शन बन जाता है। ये तो याद रहेगा। तो सरसई नावर झील इतनी खास क्यों है? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसका नाम ही सारस पर है। ये उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस का सबसे बड़ा और स्थायी बसेरा है। स्थायी बसेरा मतलब वो कहीं से आते नहीं है, वहीं रहते हैं? बिल्कुल। वो सिर्फ सर्दियों में मेहमान बनकर नहीं आते, बल्कि यहीं रहते हैं, घोंसले बनाते हैं, प्रजनन करते हैं। उनकी मौजूदगी ही बताती है कि ये वेटलैंड कितना स्वस्थ है। सारस की बात चली है, तो क्या और भी ऐसी जगह हैं तो इस नेटवर्क का हिस्सा है? ऐसा लगता है ये सिर्फ एक झील की कहानी नहीं है। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। असल में सरसई के आसपास ही 2 और महत्वपूर्ण साइट्स हैं, जो एक तरह का सारस कॉरिडोर बनाती हैं। सारस कॉरिडोर? जी। इनमें से एक है मैनपुरी में समान पक्षी विहार। समान और मैनपुरी, इसका कुछ कनेक्शन बन सकता है, जैसे समाज में सबको समान अधिकार देना ही मेन बात है। शानदार, यही इसकी सबसे अच्छी ट्रिक है।
समान से समान पक्षी विहार और मेन से मैनपुरी, यहाँ भी सारस अच्छी संख्या में मिलते हैं। अच्छा। और इसी कॉरिडोर की तीसरी कड़ी है हरदोई में सांडी पक्षी विहार। सांडी और हरदोई, ये तो सुनने में ही एक लय है। सांडी हरदोई, हाँ, इसकी ट्रिक सबसे आसान है, बस तुकबंदी, सारंगी हरदोई। और अगर इसके इतिहास को देखें तो इसे प्राचीन काल में दहर झील के नाम से जाना जाता था। दहर झील? जी। तो ये तीनों जगह, सरसई, समान और सांडी, एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं है और मिलकर पक्षियों, खासकर सारस के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बनाती हैं। तो ये सिर्फ अलग अलग बिंदु नहीं है, बल्कि एक पूरा नेटवर्क है। ये जानना तो बहुत जरूरी था। चलिए सारस कॉरिडोर से निकलकर कुछ और अनोखी जगहों पर चलते हैं। अगली कौन सी है? अब आते हैं रायबरेली के समसपुर पक्षी विहार पर। समसपुर, समोसा और रायबरेली ट्रिक बन सकती है। समोसा खाने के लिए किसी से राय लेने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। और ये जगह सिर्फ अपने नाम के लिए नहीं, अपनी बनावट के लिए भी खास है। ये एक एस आकार की झील है। एस आकार की? जी। सर्दियों में यहाँ 250 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी आते हैं, जो इसे बर्ड वॉचेस के लिए किसी जन्नत जैसा बना देते हैं। आकार की झील, ये तो एक अलग ही पहचान है। अब उस साइट पर आते हैं जिसके नाम में ही दो नाम जोड़े हैं, पार्वती अर्गा पक्षी विहार। ये गोंडा जिले में है। गोंडा में? और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये असल में दो अलग अलग झीलें हैं, पार्वती ताल और अर्गा ताल, जो एक दूसरे के पास है। गोंडा, पार्वती, अर्गा, इसे कैसे जोड़ें? इसकी एक ट्रिक हो सकती है। सोचिए, पार्वती और अर्गा दो अलग झीलें हैं जो पास आकर एक हो गई हैं, जैसे गोंद से चिपक गई हों। हाँ। और गोंद से हमें याद आता है गोंडा। ये बहुत बढ़िया है। पार्वती अर्गा गोंद से जुड़ी हैं और गोंद से गोंडा, ये याद रहेगा। और एक और नाम है जो अक्सर सुनने में आता है, नवाबगंज। जी, ये उन्नाव जिले में है। और यहाँ ये जानना जरूरी है कि इसका आधिकारिक नाम अब शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार हो गया है। अच्छा, नाम बदल गया है? जी, इसे 2019 में रामसर साइट का दर्जा मिला। उन्नाव, इसकी एक पुरानी ट्रिक है। नवाबों की नाक ऊंची होती है। यहाँ ऊंची शब्द से उन्नाव को जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल। अब तक हमने जिन साइट्स की बात की वो सब प्राकृतिक लगती हैं। क्या कहानी में कोई मोड़ है? बिल्कुल है। और अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जहां इंसान का दखल एक दिलचस्प भूमिका निभाता है। पहले चलते हैं आगरा के सुर सरोवर पर। सुर सरोवर, आगरा। इसकी ट्रिक तो सीधी है। संगीत के सुर लगते ही महफिल में आग लग गई। सुर से सुर सरोवर, आग से आगरा। एकदम सही। इसका एक और नाम कीठम झील भी है। कीठम झील? जी। यह इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पक्षियों के अलावा एक भालू रेस्क्यू सेंटर भी है। भालू रेस्क्यू सेंटर? एक वेटलैंड में? जी हाँ। यह दिखाता है कि कैसे ये वेटलैंड्स सिर्फ पक्षियों के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरे वन्य जीवों के संरक्षण में भी अहम हो सकते हैं। इसे 2020 में यह दर्जा मिला। ये वाकई अनोखा है। और आपने इंसानी दखल की बात की थी, क्या इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला कुछ है? हाँ, अब हम आते हैं उस साइट पर जो इस कहानी को एक नया आयाम देती है। अच्छा। ये है हैदरपुर वेटलैंड, जो मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीमा पर है। हाँ, हैदरपुर, मुजफ्फरनगर, हम नामों का कनेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। हैदर और मुजफ्फर दोस्त हैं, लेकिन इसमें खास क्या है? खास ये है कि ये एक मानव निर्मित यानी मैन मेड झील है। जी। ये प्राकृतिक नहीं है। क्या बात कर रही हैं? जी, इसका जन्म 1984 में मध्य गंगा बैराज के बनने से हुआ था। ये हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही हिस्सा है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। एक मानव निर्मित जगह को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्राकृतिक धरोहर का दर्जा, ये कैसे संभव है? यही सवाल इससे सबसे दिलचस्प बनाता है। मतलब एक बनाई हुई झील कुदरती झील की तरह काम कर सकती है? बिल्कुल। जब बैराज बना तो एक बड़े इलाके में पानी जमा हो गया और धीरे धीरे प्रकृति ने उसे अपना लिया। आज वहां हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं, मछलियां हैं और एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो गया है। कमाल है। ये इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर सही तरीके से योजना बनाई जाए तो इंसानी विकास के प्रोजेक्ट्स भी पर्यावरण के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। इसने तो संरक्षण की पारंपरिक सोच को चुनौती दे दी। ये वाकई एक डीप डाइव वाली बात है। और अब हम अपनी कहानी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं। 10वीं और सबसे नई साइट कौन सी है? हमारी लिस्ट की 10वीं और सबसे नई कड़ी है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। बखीरा? जी, जो संत कबीर नगर जिले में है। बखीरा और संत कबीर नगर, इसकी ट्रिक संत कबीरदास जी से जुड़ती है।
कबीरदास जी ने अपनी क्रांतिकारी बातों से समाज की बुराइयों का बखेड़ा खड़ा कर दिया था। बखेड़ा शब्द बखीरा से जुड़ जाता है। और ये कनेक्शन बिल्कुल सटीक है। भौगोलिक रूप से ये पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक बाढ़ वाली आर्द्र भूमि है। सबसे बड़ी? जी, पूर्वांचल की। ये उस पूरे क्षेत्र के भूजल स्तर को बनाए रखने और बाढ़ के पानी को सोखने में एक स्पंज की तरह काम करती है। इसे 2022 में ये दर्जा मिला, जो दिखाता है कि संरक्षण का काम लगातार जारी है। हमने गंगा नदी से शुरू करके पूर्वांचल की सबसे बड़ी झील तक का सफर तय कर लिया। ये सिर्फ 10 जगहों की लिस्ट नहीं, बल्कि एक पूरी कहानी है। अगर इस पूरी चर्चा से कुछ सबसे अहम बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? मेरे हिसाब से 4 बातें सबसे जरूरी हैं। पहली, उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट कोई झील नहीं बल्कि गंगा नदी का एक हिस्सा थी, ऊपरी गंगा नदी, 2005। ये दिखाता है कि हमारी नदियां कितनी महत्वपूर्ण है। सही है। दूसरी, सबसे नई साइट पूर्वांचल की विशाल बखीरा झील है, 2022 की, जो उस क्षेत्र की जल सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और तीसरी शायद हैदरपुर वेटलैंड होगी? बिल्कुल। तीसरी सबसे अहम बात यह है कि हैदरपुर जैसी मानव निर्मित जगह भी एक विश्व स्तरीय इकोसिस्टम बन सकती है। ये विकास और पर्यावरण के बीच एक उम्मीद है। जी। और चौथी और आखिरी बात, सरसई नावर झील, इटावा वाली, हमारे राजकीय पक्षी सारस का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण घर है। ये हमारी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का संगम है। बहुत बढ़िया। तो आज हमने उत्तर प्रदेश की 10 रामसर साइट्स की परतों को खोला।